मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक और आज हमारे साथ शरिया खान साहब हैं और मोहसिन रशीद साहब हैं राजस्थान से। शरियार भाई और मोहसिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया आईएमबी के स्टूडियो में बहुत आने बहुत के लिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत हम लोग कुछ जनरल टॉपिक है उस पर बात करेंगे। आप लोगों से पहला सवाल मोहसिन साहब आपसे है कि देखिए बहुत सारे आजकल जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो बीजेपी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसको किस तरह से देखते हैं आपकी क्या बीजेपी पे लोगों को भरोसा आ रहा है या फिर कांग्रेस से नफरत बढ़ रही है? देखिए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन करना एक इंडिविजुअल का पर्सनल फैसला होता है, उनका पर्सनल डिसीजन है। उन्हें जहाँ फ्यूचर दिखेगा, मैं इस बात को बुरा नहीं मानता, बीइंग अ पॉलिटिशियन एंड बीइंग अ मुस्लिम। तो मैं ये एक इंटेलिजेंट फैसला है। आपको जहाँ आपका फ्यूचर दिखता है, बहुत सारे आप खाली मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आप किसी भी कम्युनिटी को देखें, साउथ की किसी कम्युनिटी को देख लें या गौडास को देख लें या जाटों को उधर देख लें, मीणाओं को देख लें, वो हर पार्टी में है। बीएसपी में भी हैं, बीजेपी में भी हैं और जेडीयू में भी हैं। तो मुसलमान के लिए ये सवाल क्यों उठता है कि आप बीजेपी में जाए? ठीक है, उसको जहाँ फ्यूचर दिख रहा है, जहाँ उसकी बेटर उसको अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, वो उधर जा रहा है। इसमें किसी के लिए नफरत या किसी के लिए मोहब्बत की बात नहीं है। इसमें मुझे मेरा फ्यूचर कहाँ दिख रहा है, मुझे मेरा ब्राइट फ्यूचर कहाँ दिख रहा है, बात उसकी है। तो ये सवाल मेरी नज़र में इस नफरत और मोहब्बत के मतलब एतबार से नहीं होना चाहिए। नेता फायदा देख के अपना फ्यूचर देख के जैसे बदलते हैं वो आप उसी तर्ज पे। बदलने की आपने भाई मुझे मुस्लिम नाम गिनाइए जो बदल के जा रहे हों। आपने कम्युनिटी की बात करी। हम्म। रेयरली आप मुश्किल से शायद ही कोई नाम दिखा सकें। एक दो नाम होंगे जो बहुत बड़ी पोस्ट के। देखिए, लालच हम सबके साथ जुड़ा हुआ है, तो ठीक है, वो फैसला ले रहे हैं, वो उनका लुगाव। लेकिन कांग्रेसी या दूसरे मुस्लिम लीडर्स नहीं जा रहे हैं। कम्युनिटी के कुछ लोग जा रहे हैं, तो ठीक है, वो फ्री हैं अपना फैसला लेने के लिए। मुझे क्या इसमें बोलते हैं शरिया साहब इसके बारे में? देखिए, कांग्रेस के लीडर्स का फेल्योर है कि टू स्टैंड अप टू बीजेपी। और ये इरा ऑफ गुड फील जो अमेरिका में था, जब सिर्फ एक पार्टी रूल करती थी 1870s में, ये नहीं है अब बीजेपी हैज अराइव्ड फॉर गुड। नहीं जाएगी बीजेपी, वर्ल्ड की बिगेस्ट पार्टी है। क्योंकि कांग्रेस के, देखिए, बीजेपी की राइज के ऊपर जो राइज हुई है, बीजेपी अपने आप में राइज नहीं हुई है, कांग्रेस उसको बढ़ा के। हमेशा मैं बोलता हूं टेलीविजन में, कांग्रेस इज द डिफॉल्ट चाइल्ड, बीजेपी इज द डिफॉल्ट चाइल्ड ऑफ कांग्रेस। नफरत, कांग्रेस से नफरत नहीं, फेल्यूर्स इतने हैं कांग्रेस के। कांग्रेस, देखिए, मैं यहां आई एम नॉट टॉकिंग एज अ पॉलिटिशियन, दो आई मैं ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूं हमारे मोहसिन रशीद के साथ, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहा हूं। पीपल कैन डिफर विथ मी। अगर कांग्रेस परफॉर्म करती या कोई भी अच्छी पार्टी, बीजेपी नहीं आती थी। इनका अयोध्या का डिजास्टर था, शाह भानु का, उससे पहले इनका राजीव गांधी का डिजास्टर था। इनका वो भी अयोध्या का भी इनके फैसले, अयोध्या को उठा को बिठाए सो कांग्रेस ना। सच्चा कमेटी का देखिए आप, 27 में कमेटी बिठाए, वो क्लियरली आ गए कि हम लोग बैकवर्ड हैं। उसके बाद भी 8 साल 9 साल इनकी गवर्नमेंट थी। अमिताभ कुंडू रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट बोली कि सच्चा कमेटी के बारे में इन्होंने कुछ नहीं किए, उसके बाद भी इन्होंने क्या भी नहीं करे। तो मुझे लगता है कि आजकल के मुसलमान सोशल मीडिया की वजह से, सो मेनी अदर थिंग्स दे नो, कि कांग्रेस सिर्फ बातें करके चॉकलेट्स देके है हम लोगों को बोल के। बीजेपी का नफरत नहीं है, बीजेपी राइज होगी बिकॉज ऑफ फेलियर्स ऑफ कांग्रेस। देखिए, हम लोगों में वो पॉलिटिकल नंबर नहीं है कि हम पॉलिटिकल इक्वेशन को इंडिया में चेंज कर सकें। जहां तक मुसलमानों को बीजेपी का जाने का ये है, मैं आपको सिर्फ एक छोटा एग्जांपल देता हूं। अमेरिका में ज्यूज रिपब्लिकन्स में भी है, डेमोक्रेट्स में है, उन कोई भी पार्टी आती है वो खुश रहता है। तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम में एक, हर पॉलिटिशियन ना, पॉलिटिक्स को प्रोफेशन जैसा नहीं देखना चाहिए। इट इज ए मिशन, होता नहीं है, लेकिन होना चाहिए एक मिशन, एक सेल्फलेस मिशन। ऐसे पॉलिटिशियंस नहीं है, लेकिन होना चाहिए, मुस्लिम्स में भी होना चाहिए। हर पार्टी में जाइए, जैसे मोहसिन रशीद साहब बोले, हर पार्टी में जाइए, हर पार्टी को जाके जांचिए, उनमें उनकी मेहनत कीजिए। क्योंकि देखिए, बीजेपी इज ऑल्सो एज कम्युनल, कांग्रेस वॉज ऑलवेज कम्युनल। अब अयोध्या का मसला सॉल्व कौन करे? कांग्रेस की क्या हाथ में था ना करने का, उठा के बिठा। आप ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट कितना भी बुरा हो, लेकिन फिर अयोध्या की वो जबान पे नहीं ला सकते। सेटल हो गया वो। ट्रिपल तलाक का भी बीजेपी से आया। बीजेपी क्या करती है फरहान साहब, अच्छे अच्छे करेक्ट इश्यूज उठा के लोगों का दिल जीतती है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में मुस्लिम वुमेन को वो अपने, कहीं मुस्लिम वुमेन उसको फेवर किए थे। तो मैं समझता हूं कि इंडिया का सिस्टम ही इतना गंदा है, कम्युनल सिस्टम है, कि एवरीबडी फिशेस इन दैट कम्युनल वाटर। नाउ व्हाट, इसका सोल्यूशन क्या है? कि वी मुस्लिम शुड गो टू एवरी पार्टी, चाहे कर्नाटका में हो या राजस्थान में हो।
वर्टिकल पोलराइजेशन हुआ तो हम लोग कभी भी ऊपर नहीं आएंगे, हमारे नंबर्स नहीं है मैटर करने के लिए। सो दैट इज व्हाट आई थिंक। मोहसिन साहब ये बताइए कि राजस्थान में 2014 से पहले जो मुसलमानों की हालत थी उस वक्त और अभी क्या डिफरेंस देखते हैं? देखिए 2014 से पहले मुसलमानों की नहीं, मैं एक पूरी सोशल इकोसिस्टम की बात करूं तो एक फ़र्क ये आ गया कि 2014 से पहले हमें इतना नफ़रत महसूस नहीं होती थी। हम्म, मैं वहाँ चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, लेकिन गवर्नमेंट लोगों का ज़हन नहीं बदल सकती। गवर्नमेंट जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया, वो नहीं बदल पा रही, एक बात ये भी। और 2014 से पहले वहाँ आपको डर नहीं लगता था। चाहे राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो या चाहे दिल्ली हो। हम्म, आप इतनी बड़े-बड़े स्टेट्स की बात करें, इंडिया की कैपिटल की बात करें, वहाँ भी मुसलमानों को मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मुसलमान अब सेफ फ़ील नहीं करता, सिक्योर फ़ील नहीं करता। 2014 से पहले हमें ये नहीं लगता था कि यार मैं अकेला कहीं रात को जा रहा हूँ तो मुझे कोई मेरे रिलीजन के बेसिस पे मार देगा। हो सकता है मेरे साथ लूट करने के लिए या मेरे साथ कुछ चोरी करने के लिए मुझे मार दिया जाए या मेरा एक्सीडेंट हो जाए। वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है या वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी होती जो एक पर्सनल बेनिफिट के लिए कर दी जाती। अब मसला ये है कि अब कास्ट बेस्ड क्राइम्स हो रहे हैं, रिलीजन बेस्ड क्राइम्स हो रहे हैं। आपको इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि आपका रिलीजन अलग है। आप अगर आपकी गाड़ी से टक्कर भी हो जाती है तो 4 आदमी इसलिए खड़े हो जाते हैं कि अरे ये मुसलमान है। ये एटमॉस्फेयर 2014 से पहले नहीं था और इंडियंस को इसी बात को समझने की जरूरत है। 2014 से पहले या 2011-12 से इसकी प्लॉटिंग शुरू हो गई थी। 2011-12 से पहले अगर दो लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता था, दो लोग टक्कर हो जाती थी, तो आसपास के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आके और उस चीज को कवर अप करने की कोशिश करते थे, सुलह कराने की कोशिश करते थे। आज ये देखा जाता है कि अच्छा अगर ये मुसलमान है तो इसको मारो, दूसरे आदमी को प्रोवोक किया जाता है कि वो आपको मारे। ये एक डिफरेंस है जो 2014 से पहले राजस्थान या पूरे नॉर्दर्न में, मैंने साउथ में अभी अल्हम्दुलिल्लाह माहौल नहीं है, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो हम 10 साल पहले फेस कर चुके हैं, आप लोग अब उसे फेस करने वाले हैं, क्योंकि मैंने यहाँ का माहौल, मैंने चेंजेस में फील कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ तो फील कर तो रहा हूँ। आपने कहा कि वो थोड़े से जो डिफरेंसेस थे रिलीजन का उसको बढ़ावा ज़्यादा मिला है। बहुत ज्यादा। शरीर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सही है कि रिलीजन बेस्ड क्राइम्स, अभी एनसीआरबी का डाटा भी बेर आउट करता है कि 2014 से अब तक का 50-60% बढ़ गए हैं। इससे पहले भी होते थे, लेकिन ये इंटेंसिटी से और ये फ्रीक्वेंसी से नहीं होते थे। आप लव जिहाद की ऑर्डिनेंस, प्रूफ है ये, लव जिहाद का ऑर्डिनेंस आ गया इसमें। एक सिस्टम पास नहीं किया, ऑर्डिनेंस पास कर दिया है। ये कौ का जो ऑर्डिनेंस आया है, कोस्ट ऑर्डर का, ये सब प्रूफ है कि बीजेपी को अभी मालूम है कि हम लोग अगर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बेट करें, उनको हमें डराएं, तो मेजोरिटी कम्युनिटी खुश हो। मेजोरिटी इन पॉलिटिक्स ऐसे ही वर्क होते हैं। तो यही हमारा उसका रिप्लाई होना चाहिए। अगर हमारे पास उतनी वो लीडरशिप है, वो नंबर है, तो हेड ऑन लीजिए। आप एक पार्टी में जाइए, लड़िए, लेकिन उससे पे नहीं होता, क्योंकि हमारे वो अर्थमेटिक ही नहीं है, ना हमारे लीडर्स वैसे हैं। हमारे लीडर्स भी, यहाँ के लीडर्स भी, मुस्लिम लीडर्स भी हैं, इक्वली कम्युनल है। वो जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर इनफॉर्मली बात कर रहे थे, कोई डीजी हल्ली, केजी हल्ली का आप ले लीजिए, आप यहाँ का भी प्रॉब्लम ले लीजिए। जो यूएपीए एक्ट का जो ओरिजिन है, यूएनओ में है। वो यूएनओ बोली थी कि आप हर एक कंट्री में एक ऐसा एक्ट बना दो जिससे इंटरनल टेररिज्म को कर्ब होना बोल के। ये जाना था गवर्नर के पास, ये जाना था पुलिस कमिश्नर के पास, सीएम के पास, के सर ये एक कम्युनल राइट नहीं है, ये एक ऐसा ही एक राइट है, प्रोग्राम है ये। मतलब देखो 24 आवर से ज्यादा कोई दंगे चले ना, दैट मीन स्टेट इसके पीछे कोई बड़ा आदमी है या स्टेट ही है। इसके बजाय वो हो गया, वो होने के बाद है ना, लीडरशिप है ना, वो जो लीगल अप्रोच है हम नहीं लेंगे फरहान साहब। तो बीजेपी इस चीज पे थ्राइव कर रही है। इसका सोल्यूशन क्या है? आप जाइए किसी भी पॉलिटिकल, अब हम लोगों का अभी जो प्रॉब्लम हो रहा है, हम किसका दरवाजा खटखटाएंगे? यहाँ का सीएम भी बीजेपी का है। सो अगर क्या होता कि चंद अच्छे मुस्लिम्स अगर बीजेपी में होते तो शायद ये इंटेंसिटी नहीं होती थी। डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेटिक वे में ये फैक्ट है कि यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स प्ले हो, बीजेपी की वजह से नहीं, पहले से हो रहा है। नेहरू का एक फेज तब नहीं हुआ था, 1967 से इंदिरा गांधी के फेज से ये शुरू हो गया था, एक नई तरीके से शुरू हो गया था, समझे। तो वी हैव टू जॉइन ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। आप जानते हैं ना कि कई एमएलए यहाँ पे बीजेपी के हैं तो बहुत सेक्युलर हैं,
मतलब वो हमारे कांग्रेस के लीडर्स को ये कर सकते हैं, इतने सेक्युलर हैं वो लोग। वहां पे जैसे कि है कि डिप्टी सीएम है अश्वथ, जो अच्छे दोस्त हैं, अश्वथ नारायण। मुझे एक मुस्लिम बैठा था एक इंटरव्यू सेशन में, मुझे बोल रहा था कि साहब अगर ये खड़े, मुस्लिम बोल रहा था उनके, तो मैं इनको वोट डाल दूं, इतने सेक्युलर आदमी। तो ये है पेट्रनेज डेमोक्रेसी में क्या होता है, आप किसी पॉलिटिशियन को चाहे तो उन्हें भी आपको चाहता है, आप उससे दूर है तो वो क्यों आपको हेल्प करेगा। मोहसिन साहब, ये बताइए कि आपने जो नफ़रत की बात कही, कि देखिए पिछले 10 साल में, जैसे आपने कहा कि आपके एरिया में ये 10 साल पहले हुआ है, जिस तरह से नफ़रतों को लोगों के दिमाग में डाल दिया गया, क्या सॉल्यूशन लगता है कि इस नफ़रत को फिर से वापस लाके वो थिंकिंग पुरानी लाने के लिए कुछ सॉल्यूशन आपको नज़र आता है? देखिए, हर क्राइम का सॉल्यूशन होता है उसके ऊपर एक लीगल एक्शन। ये यूनिवर्सल चीज़ है। आपके यहाँ इतने सारे लॉज क्यों हैं, इतना कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है आपका, कि कोई क्राइम हो उसके ऊपर एक लीगल एक्शन लिया जाए। हमें ज़रूरत है हर स्टेट में, हमें ज़रूरत है स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन की। फेसबुक पे आपके लिए कोई लिखे, जैसे शेरियार भाई ने कहा कि डीजे अली वाला मामला हुआ, रूट क्या है आप जानते हैं, पूरी तरह मैसेज है, पूरी दुनिया जानती है कि आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ लिखेंगे, कुछ बोलेंगे, हम टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ये शुरुआत ही क्यों हुई, ये कहा ही क्यों गया? जब ऐसी बातें सोशल मीडिया पे या लोगों के बीच में फैलाई जाएं, तो स्टेट को, पुलिस को, लॉ एंड ऑर्डर को उस पर एक्शन लेना चाहिए। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक है कि जो भी ये क्राइम करे, नफरत फैलाने वाली इतनी सी बात भी करे, आप उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए। नफरत फैलाने वाले ज्यादा डरते हैं, उनके दिल में डर बहुत होता है। अगर पुलिस एक्शन लेगी तो अगले 10 लोग रुक जाएंगे। और ये मे बी 2 and 3 years, इट हार्डली टेक्स 2 and 3 years अगर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि पुलिस का जो स्ट्रक्चर है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो ऐसे लोगों को प्रमोट कर रही है। अभी रिंकू शर्मा का मर्डर हुआ, उस मर्डर केस में एक सीधी सीधी बात है कि एक झगड़े में, उसमें कोई रिलीजियस एंगल नहीं था, कम्युनल एंगल नहीं था, वो दोनों एक दूसरे को जानते थे, उनमें झगड़ा हुआ। वो लड़का खुद चाकू निकाल के लाया और उसी के चाकू से दूसरे आदमी ने उसे मार दिया। मैं इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा कि उसने उसके चाकू से मार दिया तो ठीक, उसे दुनिया की सबसे बुरी सजा मिलना चाहिए जिसने मर्डर किया। मैं ये तकलीफ समझ सकता हूं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, गाजियाबाद की एक आस्था मां करके एक औरत आई, उसने लाइव वीडियो चलाया और लाइव लोगों से ये कहा, उसके साथ 30-40 लोग हैं, उसने कहा कि चलो ये जो अक्यूज्ड हैं इनका घर तोड़ के राम मंदिर बनाएंगे। लाइव वो जा रही है, लाइव घर तोड़ रही है, वहां पर पुलिस खड़ी हुई है, वहां पर इंडिया न्यूज का रिपोर्टर है, रिपब्लिक भारत का रिपोर्टर है, एनडीटीवी का रिपोर्टर है, वो शूट कर रहे हैं, घर में अंदर घुस रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं। उसके बाद वो बाहर आके बाइट दे रही है और पुलिस उसे ऐसे उसको ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे वो कोई वीआईपी होगी। चलिए मैडम चलिए। अरे ये ऐसा नहीं है कि ये घर पहली बार टूटा है, लेकिन ऐसा पहली बार है कि पुलिस की मौजूदगी में और मीडिया की मौजूदगी में एक अक्यूज को, जो अभी तक कोर्ट से उसके लिए कोई फैसला नहीं आया, उसके घर को तोड़ के आप राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हो। दिल्ली गवर्नमेंट का, दिल्ली पुलिस का डेटा है, लॉकडाउन के दौरान 2019 जनवरी टू अक्टूबर, इन 10 महीने में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, आदमी भी बाहर नहीं निकले, 393 मर्डर्स हुए दिल्ली में। कितनों के घर को आपने राम मंदिर बनाने की बात कही? लेकिन यहां पुलिस प्रोटेक्ट कर रही है, गवर्नमेंट छूट दे रही है, और रिलीजियस लोग जो अपने आप को भगवा पहन के आ रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, मां बहन कर दूंगी, घर तोड़ दूंगी, राम मंदिर बना दूंगी। ये है। तो शेरा से आप इनके बात से कितने सहमत हैं? देखिए, अल्टीमेटली मोहसिन जी साहब यही बोले कि कॉन्स्टिट्यूशन इतना ही अच्छा है, लीगल सिस्टम इतना ही अच्छा है जितनी उसको गवर्नमेंट है जिसे चलाती है। आप गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चलाना नहीं चाहती, आप पेपर में रखना चाहती है, जैसे कि मर्डर्स हो गए। ये राउंड टेम्पर का जो सिंबोलिज्म है, ये लोग हम लोगों को टॉन्ट करने का एक सिंबोलिज्म है। मुस्लिम्स के खिलाफ एक रॉन्ग आइकॉन को ये रख दे है। तो गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल सिस्टम और एनी सिस्टम इतना ही अच्छा है जितनी वो गवर्नमेंट है। अगर गवर्नमेंट प्रॉम्प्ट एक्शन लेगी, जैसे जीजी हल्ली में कंप्लेंट लेने में डिले हो गया था, इसलिए डिले हुआ था कि हम लोगों ने सुना है कि वो पॉलिटिकल लीडर जो वहाँ का है उन्हें खुद बोला था, बोल के सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन जो भी कोर्ट में है। हमने जो सुने थे, पेपर न्यूज की बात कर रहा हूँ मैं। अगर पुलिस विदाउट प्रेजुडिस, क्योंकि पुलिस इज स्वोन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट टू द गवर्नमेंट, टू द स्टेट। गवर्नमेंट आते हैं जाते हैं, स्टेट हमेशा रहता है। अगर वो इंस्पेक्टर ले लेता था तो वो उतनी बड़ी गलाटे नहीं होते थे, फेल हो गई। तो जो वही सिस्टमिक फेल्यूर ये है कि इतने लोग वहां जम गए थे, तब वो के वहां के जिम्मेदार जो थे, रिलीजियस लीडर्स हो, वो भी जाना था।
उनके ऊपर फोर्स आना था। अगर कंप्लेंट हो जाता था तो डीजे लिहाज भी नहीं होता था, केजे हल्दी भी नहीं होता था। होने दिए, वो हुआ, उसका माइलेज किसे मिला? हम लोगों में सुनने में आ रहे हैं कि अभी वो लीडर इधर उधर माइग्रेट होगा बोल के। तो वो सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है। इसमें एक चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, टोंक में ऐसा ही एक मामला हुआ। एक मॉब ने जाके, बीजेपी के एक एमपी ने और एक रैली ऑर्गेनाइज की और उस मॉब ने हमारी जो जामा मस्जिद है उस पर पत्थरबाजी कर दी, उस पर हमला कर दिया। ये जो शहरियार भाई ने एक बात की, बहुत स्ट्रांग पॉइंट है। वहां पर नाम आया कि जो उस वक्त बीजेपी की एग्जिस्टिंग चेयरमैन थी लक्ष्मी देवी जैन, उनके बेटे का नाम आया कि वो भी था। मतलब मैं इसका विटनेस हूं इस बात का। उन्होंने जो वहां पर ऑफिसर थे, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, उन ऑफिसर को फोन किया और मुझे मतलब मैं 100% श्योर हूं इस बात के लिए, मेरे पास आदमी है जिनके सामने ये बात हुई, मुझे डिपार्टमेंट से भी पता चला। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरा बेटा पत्थर फेंकने वालों में हो और एक भी पत्थर फेंका हो, आप ये मत सोचना मेरा बेटा है, उसे घर से उठा के ले जाना। उसमें यह हुआ कि मतलब बहुत जल्दी मामलात हुए, एफआईआर दर्ज हुई और एक्शन हो गया। झगड़ा हुआ, जब मस्जिद पे पत्थर फेंके ऑब्वियसली झगड़ा होना था, उसे रोकना इम्पॉसिबल सी बात, लेकिन वो मुश्किल से 5 घंटे में सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, तो ये बताइए, ये मैं देखता हूँ कि अगर ऑपोजिशन मजबूत होती तो आवाज़ उठाने में फ़ायदा होता कौम, पूरी जनता को, मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रही। तो क्या लगता है कि क्या हो गया कि कांग्रेस पूरी तरह से पिट गई, ऑपोजिशन मर चुका है, जिसकी वजह से जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसको अपने चीज़ों को चलाने में आसानी हो गई? तो आप कांग्रेस से जुड़े हैं, क्यों कांग्रेस ऐसे बुरी तरह से क्यों पिट गई कि ऑपोजिशन में दम ही नहीं है? देखिए, थोड़ी सी मजबूरी ये है कि जहां पर ऐसा नहीं है कि अपोजिशन में दम नहीं है। कांग्रेस, आप यूपी को देखिए, राहुल जी खुद जा रहे हैं लेकिन पुलिस किस तरीके से ट्रीट कर रही है। दम होती तो राहुल जी को हर जगह रोका नहीं जाता, उनकी आवाज़ों को सुना जाता, या फिर कहीं कुछ हादसे हो जाते हैं तो वहाँ कुछ कार्रवाई होती। आप जो बात कर रहे हैं वो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे बात कर रहे हैं, जब जनता की आवाज़ को देश की आवाज़ माना जाता था, जब कॉन्स्टिट्यूशन का राज चलता था। आप आवाज़ की बात कर रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट होता, किसान आज कितने टाइम से सड़क पे बैठे हुए हैं, क्या नहीं हुआ उनके साथ? वो तो किसी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं है। ये सरकार इस इंटेंसिटी पे आ गई कि इन्हें ना कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब है, ना सरकारी मशीनरी का मिसयूज करने से मतलब है, ना ब्यूरोक्रेसी का मिसयूज करने से मतलब है। एक सुप्रीम कोर्ट के जज को फैसला देने के फौरन बाद किन ओहदों से नवाजा जा रहा है, यह आप लोगों के सामने है। क्या आपको लगता है कि इसके बाद जजमेंट्स पे क्रेडिबिलिटी बचेगी? बाबरी मस्जिद वर्डिक्ट अगर आप देखें तो मुझे एक बात बताइए, पूरे केस में जो बहस हुई, जो नहीं, बाबरी मस्जिद छोड़िए, क्योंकि बाबरी मस्जिद अगर कांग्रेस चाहती बहुत पहले ही रोक देती। मैं एक बात, बीज तो बोया हुआ कांग्रेस का ही है, तो हम अगर उसको लेके चलेंगे तो पता। मैं इस चीज को डिफेंड नहीं करूंगा, मैं इस किस्म का पॉलिटिशियन नहीं हूं कि मैं जो चीज हो उस पर झूठ बोलता जाऊं, लेकिन मैं इसमें एक चीज बताऊं आपको, उसे बचाना, कांग्रेस ने तोड़ा नहीं बाबरी मस्जिद को, तोड़ने कारसेवक गए थे, बीजेपी के लीडर्स गए थे। इस चीज को बचाना आपकी और मेरी जिम्मेदारी थी। अगर उस दिन 6 दिसंबर 1992 को जिस तरीके से कारसेवक मस्जिद को शहीद करने जा रहे थे, अगर मुसलमान उसे बचाने जाते, हो सकता है 10,000 मुसलमान मारा जाता, लेकिन बाबरी मस्जिद बच जाती। तो ये नहीं कह सकते कि बीजेपी सामने से आती है और कांग्रेस पीछे से। आप क्या बोलते हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जियां बीजेपी नहीं उड़ाई है, सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी उड़ा के। इमरजेंसी में जो हमारे मोहसिन साहब बोल रहे हैं, इंदिरा गांधी क्यों इमरजेंसी लाए? क्योंकि उस इंदिरा गांधी के खिलाफ डिसीजन आ गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, इसलिए इमरजेंसी ला के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर। हर एक डिक्टेटोरियल लीडर, अगर आवाम मर गई, आवाम इंडिफरेंट होगी पॉलिटिकल प्रोसेस से, तो डिक्टेटोरियल हो जाते हैं। जो इंदिरा गांधी के दौर में चला था, जो फेमस जेपी मूवमेंट चला था, क्या चला था? फार्मर्स मूवमेंट का सरकार चला था। कहाँ कौन उसे इंदिरा गांधी केयर करी क्या? जेपी मूवमेंट को नहीं केयर करी, लेकिन उससे बड़े बड़े लीडर पैदा हो गए। ठीक है ना? ये कॉन्स्टिट्यूशन को मर्डर करना किसी भी एक अथॉरिटेरियन लीडर आराम से कर सकता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। और सुप्रीम कोर्ट आगे कई बार बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करके है, जैसे कैशवनाथ भारती केस में हो गया, एसआर बोम्मई के केस में हो गया, प्रोटेक्ट करके है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इस बार हम लोग एक कंसिस्टेंट फीचर क्या देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, कि यो जो सेपरेशन ऑफ पावर होता है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर, जुडिशरी का, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे तो थोड़ा मर्ज हो गया था, वो फिर सीधा हो गया था, वो बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि सीए में देखिए आप, सीए के जो सिटीजनशिप एक्ट के खिलाफ फैसले हुए थे, जो स्टूडेंट का मूवमेंट हुआ था, अभी स्टूडेंट का मूवमेंट हुआ था,
कोर्ट इसे इमीडिएटली कॉग्निशन नहीं ले रही है. कोर्ट इज प्लेइंग द रोल ऑफ नॉट डिसीजन मेकर, आर्बिटर. मतलब आप बैठ के बात करो, तुम्हें कौन बोलने बैठ के बात करने को, तुम्हें डिसीजन देना कि वो एक कानूनी है लॉज या कानूनी नहीं है. तुम्हें ये क्यों बोल रहे हैं फार्मर्स और गवर्नमेंट बैठ के बात, तुमने क्या राइट है बोलने का? तुम कॉन्स्टिट्यूशन तो लॉ पे बात कीजिए ना. आप नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे हैं? दैट मीन्स विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम लोग देखिए जो भी डिसीजन कोर्ट से आता है वी एक्सेप्टेड, वी विल रेस्पेक्ट इट. ये जरूरी नहीं है कि वी एक्सेप्ट इट, बिकॉज इसलिए कि हम लोग अपील कर सकते हैं. देयरफॉर वी डिड नॉट एक्सेप्ट इट, वी रेस्पेक्ट इट. तो ये हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट का भी जो नया रोल देख रहे हैं, ये बड़ा अजब रोल है कि सुप्रीम कोर्ट आर्बिटर का रोल पे के बजाय ये कि के फाइनल डिसाइडर का. इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा, हाउ कैन यू हाईजैक द कॉन्स्टिट्यूशन? देयरफॉर फरहान साहब, इन द फाइन क्या है, ये जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स अब पैदा हुए, मुझे लगता है कि ये सेमिनल मूवमेंट्स है. को से फार्मर के मूवमेंट है, सीए के मूवमेंट है. इसमें देखिए, इसमें सिर्फ सीए का मूवमेंट तो लीडरलेस मूवमेंट था. क्या वॉशिंगटन कोई लीडर ही नहीं था, पूरी आवाम उठ के खड़ गई. ये भी वही हो रहा है कुछ लीडर, लेकिन ये भी वैसा ही हो रहा है. दिस विल हेल्प द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया इन द लॉन्ग रन. ये जो फेसिस फोर्सेस हैं, ये जो हम लोग देख रहे हैं, यही चीजें हैं इंडिया के सिस्टम का. मैं जो सल्यूट करता हूं डेमोक्रेटिक सिस्टम का, जो हमारे इतने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, मुझे इन्हीं मूवमेंट्स पे होप है जो एंटी अथॉरिटेरियन मूवमेंट हैं. इससे पैदा होंगे टॉप लीडर्स. यही मूवमेंट्स ऐसे फेसिस को, जो प्रेजेंट हिटलर्स हैं, मसलूनीस हैं, खत्म करेंगे. जर्मनी में भी ऐसा हुआ था, यहां भी आप देखेंगे. ये एक फेज है, ये जाएगा इंशाल्लाह. तो आखिर में एक क्वेश्चन पूछूंगा कि देखिए, रूलिंग गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट चला रही है, अपोजिशन वीक पड़ी हुई है, लेकिन इस दौरान में सबसे ज़्यादा अगर किसी को अफेक्ट होता है तो वो है पब्लिक. महंगाई बढ़ती जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं. तो आपके हिसाब से क्या सजेशन देते हैं, बीइंग यंग पॉलिटिशियन, की जनता को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं यहाँ पर खाली मुसलमानों की बात नहीं करूँगा, मैं इंडियंस की बात करूँगा. इसलिए मैंने कहा ओवरऑल जनता ही. कि जनता को एक बात समझना पड़ेगी. आप रिलीजियस पॉलिटिक्स के चलते अपनी औलाद को बिल्कुल जॉबलेस, फ्यूचरलेस और सड़क पे देखना पसंद करेंगे क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, इनका इफेक्ट आपके और मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, हमारी औलाद पे पड़ेगा. हम उसे कैसा इंडिया देना चाहते हैं? वैसा इंडिया जो 92 से पहले था, वैसा इंडिया जब एक हिंदू और मुसलमान बिना ये पहचाने बात किया करते थे आपस में मोहब्बत से कि तुम मुसलमान हो या हिंदू हो. बस में हम बराबर बैठते थे तो एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते थे. टोपी से फर्क नहीं पड़ता था, तिलक से फर्क नहीं पड़ता था. और मैं अपने इंडियंस को कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को आज भी फर्क नहीं पड़ता कि आप तिलक लगा के उनके पास बैठे, बशर्ते आपके दिल में यह कबूल करने की जगह हो कि आप वो टोपी लगा के बैठे. इंडिया है ही खूबसूरत इसलिए कि फरहान साहब जो मानते हैं वो फरहान साहब माने, मोहसिन रशीद जो मानते हैं वो मोहसिन रशीद माने, और राम श्याम जो मानते हैं वो माने. तो आपको इन लोगों को रोकना पड़ेगा. आपको एक बार इनके खिलाफ वोट करना पड़ेगा. जो अपने मुंह से रिलीजियस एस्पेक्ट पे वोट मांगे, जिसकी मेंटालिटी खत्म करने की है, डिस्ट्रक्शन की है, वो आपको डेवलपमेंट और प्रोग्रेस नहीं दे सकता. तो आपको इन लोगों के खिलाफ वोट करना पड़ेगा. देखिए, फ्यूचर का इतना ही है. पूरी दुनिया में 2 रिलीजियस स्टेट्स हैं ऑफिशियली, इजराइल एंड पाकिस्तान. उनकी क्या हाल है? आज तक वहां पे मर्डर्स, मैहम, 40 वॉर्स होते रहते हैं. एक इजराइल है, यहाँ है. उनसे हम लोगों को लेसन सीखना चाहिए. अगर हम थियोक्रेसी बने, जो अभी जो हम डिफैक्टो थियोक्रेसी हैं, अगर डिजोरी मतलब लीगल थियोक्रेसी बने, तो वी शुड बी प्रिपेयर्ड. Our citizens, not Muslims and Hindus, should be prepared, like Mohsin Rashid साहब said, for a destructive future. फॉर रिलीजन इतना ही है, रिलीजन एक इंसान को पाक करने का है, अल्लाह से पहुंचने का तरीका है. उसे अगर आप पॉलिटिसाइज करें, पब्लिक करें, तो उससे भी खतरनाक चीज कोई भी नहीं है जो आज इंडिया में हो रहा है. पाकिस्तान करके उसका नतीजा भुगत रही है, इजराइल भी भुगत रही है, और कभी भी नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, पीस नहीं आएगा. हम लोग भी यही वही करें. जहां पे इंटर स्टेट ऑफ इंटरनल वॉर है, तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है. चाइना भी आके घुस के लद्दाख में बैठ गई है, पाकिस्तान भी दुम हला रही है, और वो लोग अब रियलाइज कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोग, ये कम्युनल पॉलिटिक्स फेल हो गए, तो दे आर मूविंग थ्रू सिविक थियोक्रेसी. हम लोग बेवकूफों जैसे कम्युनल डेमोक्रेसी छोड़ के थियोक्रेसी जा रहे हैं. दिस इज व्हाट विल हैपन. घुसपैठी आ जाएंगे, चाइना भी आ जाएगी, वो भी आ जाएगा, श्रीलंका भी हमारे मुंह पे थूक रहा. नेपाल एक हिंदू स्टेट, इंडिया के बाद दूसरा एक हिंदू कंट्री है ही, वो भी हमारे पर
वो कॉकस नूक कहते हैं ना, वो भी थूका आपको, आप इतना थुका ले रहे, फिर भी आप समझ नहीं रहे कि रिलीजियस पॉलिटिक्स वर्क नहीं होते बोल के यू आर परसिस्टिंग। श्रीलंका इज नॉट ए मुस्लिम थियोक्रेसी, इट इज ए सिन्हाली, इट इज ऑल्सो ए डी फैक्टो सिन्हाली थियोक्रेसी। वो भी आप निकाल के आपके पूरे प्रोजेक्ट चाइना को दे रही है। आप मसरूफ है रिलीजन में, इंडिया को उलझा के बर्बाद करने में। अगर ये बेवकूफ हमारी इंडिया के सिटीजन्स में बेवकूफ इसलिए कर रहे हैं कि बाकी बेवकूफ हैं। अगर आप रिलीजन में गए तो आपका मुस्तकबिल आप ही नहीं रहेंगे, तहस नहस हो जाएंगे, आप लोग दुश्मन बन जाएंगे। आज मुसलमान खत्म हो गए तो नेक्स्ट दलित होंगे, उसके बाद एसटीज होंगे, उसके बाद कर्नाटका को आए तो एक गौड़ास खत्म हो जाएंगे, फिर लिंगायत जिंदा रहे तो लिंगायत में 100 तबके हैं, वो भी लड़के मर रहे हैं ना अभी, वीरा शिवा बोल के, हमें बसव तत्ता बोल के, फिर वो लड़के मरेंगे, खत्म ही नहीं होगा। एक ही आदमी बचेगा, मोदी, वो भी नहीं बचेगा शायद। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शरिया साहब। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।